नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पटवार की हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। कंप्यूटर का हम सिलेबस लेकर चल रहे हैं। पहले जो सरकारी स्कूलों में हमारी किताबें चल रही हैं, राजस्थान गवर्नमेंट स्कूलों में जो किताबें चल रही है कक्षा 1 से 8 तक, उन सारी किताबों पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 5वीं क्लास तक की किताब पे चर्चा कर ली थी। आज हम छठी क्लास की किताब को लेकर आए हैं। तो ये पटवार के लिए जो ये किताबें हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग जो 90% क्वेश्चन है यहीं से ही आएंगे। आपके एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से उठ जाए, बाकी 90% जो मैटर आना है आपको इन्हीं किताबों में से आना है। इन्हीं किताबों को आपको बार बार पढ़ना है। एक जैसे हम राजस्थान अध्ययन पढ़ते हैं जो स्कूलों में लगी हुई है, वैसे ही क्या है, ये कंप्यूटर की किताबें हैं। पहले आप इनको पढ़ लो, इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर एडवांस आप क्वेश्चन जो एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, उसके बाद वो एमसीक्यू निकालेंगे। एक बार पहले हम देखते हैं कंप्यूटर है क्या, उसके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है हमें पहले। तो चलते हैं, आज हम छठी क्लास की किताब लेकर आए हैं। तो ये किताब का फर्स्ट पेज है, कंप्यूटर विज्ञान कक्षा 6। पहला अध्याय है कंप्यूटर का इतिहास। इस चैप्टर में से आपके खूब क्वेश्चन पढ़ने के चांस है, क्योंकि कंप्यूटर का जो इतिहास है यहीं से क्वेश्चन लगभग लगभग जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर इसी में से आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है। आज से लगभग 300 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मनकों और तारों की सहायता से एक उपकरण बनाया। 600 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इसे अबेकस अबेकस तथा जापान के लोगों ने इसे सोरोबान सोरोबान कहा। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? अबेकस है। दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। मानव यहीं से अपनी कैलकुलेशन करना सीखा था, अबेकस से। यह जानना रुचिकर होगा कि बहुत से चीन के लोग आज भी व्यापारिक और लेन देन कार्यों में अबेकस का उपयोग करते हैं। ये देखो, ऐसा अबेकस होगा, आपने देखा भी होगा इसको, अबेकस को। तो इसका यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। जितनी भी गणनाएं करनी है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारी किससे होती है? अबेकस से होती हैं। तो अबेकस बनाया किसने था? चीन ने। ये भी बात याद रखना, ये किसकी इन्वेंशन है? ये चीन की है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अबेकस कहाँ किसने इन्वेंट किया था? चीन ने। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? अबेकस। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या क्या और इन्वेंशन हुए। आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं, उससे पहले कंप्यूटर का इतिहास बहुत रोचक है। उससे पहले बहुत सी मशीनें बनी, बहुत से आविष्कार किए गए, तब जाकर हमें आज जो कंप्यूटर देखने को मिल रहे हैं उनका यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद देखो, एक आया था पास्कलाइन। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। ये याद रखना, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने। और इसका नाम भी क्या दिया? पास्कलाइन। इसको नाम इसने क्या दिया? पास्कलाइन। ये याद रखना, विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। अगर यांत्रिक कैलकुलेटर की बात करें तो पास्कलाइन, अगर सीधा कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करें तो अबेकस। उसके बाद यह अनेक चक्रों, व्हील्स, गिरारियों, गेयर, बेलनों से निर्मित है। यह उपकरण वर्तमान वाहनों में किलोमीटर मापने के ऑडोमीटर की तरह कार्य करता है। ये देखो, ऐसा होता था ये पास्के लाइन। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आते हैं चार्ल्स बबेज। चार्ल्स बबेज चार्ल्स बबेज को तो लगभग सभी जानते ही हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक। क्यों बोला जाता है ये भी हम अभी देख लेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बबेज द्वारा की गई। चार्ल्स बबेज, इन्होंने जो आधुनिक आज के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं, वो इन्हीं के मेथड पे काम कर रहे हैं। इन्होंने जो मशीनें बनाई थी, दो मशीनें बनाई थी, एक तो एनालिटिकल इंजन बनाया था और एक डिस्टेंस डिफरेंशिएशन इंजन बनाया था। तो इन दो इंजन के बेस पे ही आज जितने भी कंप्यूटर है वो सारे काम कर रहे हैं। देखो, उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणकों के निर्माण का प्रयास किया। इन्हें डिफरेंस इंजन नाम दिया।
क्या नाम दिया? डिफरेंस इंजन। इसी क्रम में बेबेज ने 1833 में एक और संगणन यंत्र का निर्माण किया जिसे विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल, ये देखो दो इंजन बनाए थे इन्होंने, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। उसके बाद एनालिटिक इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है एनालिटिकल इंजन को। एनालिटिकल इंजन के जो ये इंजन का जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के ऊपर ही आज जितनी भी मशीनें हैं कंप्यूटर की वो सारी इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। इसके डिजाइन में आज के कंप्यूटर जैसे प्रोसेसर होता था, स्टोरेज डिवाइस होती है, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस आदि था। इन सभी के योगदान के कारण ही आज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना। कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, क्योंकि इन्होंने दो इंजन बनाए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। आज के जो कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं वो किसके बेस पे, किसके मेथड पे चल रहे हैं? एनालिटिकल इंजन के बेस पे। आगे चलते हैं। सन 1833 में अगस्ता एडा किंग नामक महिला ने चार्ल्स बेबेज का सहयोग किया। इन्हें कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा। इन्होंने क्या लिखा? कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा। लेडी अगस्ता बोलते हैं इनको। इसी कारण सन 1980 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा को इनके सम्मान में आडा नाम दिया। ADA, आडा अगस्ता। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर है ये। दुनिया की पहली लेडी प्रोग्रामर कौन है? अगस्ता एडा किंग, ये नाम याद रखना। उसके बाद IBM, IBM क्या है? एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हावर्ड एकेन ने IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। दुनिया की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी कंपनी के सहयोग से मार्क वन प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, इसको याद रखना आप, कंप्यूटर प्रथम विद्युत यांत्रिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क वन। उसके बाद देखो, यह मात्र 5 सेकंड में गणनाएं कर सकता था। अब आगे चलते हैं। वर्तमान कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा सन 1940 के दशक में पूर्ण हुई और यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ। कंप्यूटर की क्या है? अलग अलग पीढ़ियां हैं जहां से काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की, वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखो कंप्यूटर के विकास के क्रम में, ये देखो पीढ़ियां आ गई, यहीं से इन पीढ़ियों को आप ढंग से रट लेना। इसमें से क्वेश्चन 100% आता है पीढ़ी में से। आपके ये जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ पटवार में, उसी से रिलेटेड ये सारा मैटर है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका आकार, कीमत और विद्युत उपयोग की क्षमता घटती गई और कार्य करने की गति बढ़ गई। अब देखो प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी, जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रथम पीढ़ी में याद रखने वाली, वो सिर्फ इतनी है कि प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या यूज हुआ था? प्रथम पीढ़ी में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, और इसके अंदर स्टोरेज के लिए क्या यूज हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम। इसके अंदर क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम। किसके लिए? स्टोरेज के लिए। आंतरिक मेमोरी के लिए किसका यूज हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। ये दो चीज आपको अच्छे से रट लेनी है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ था, या आपसे पूछ ले कि प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका यूज किया गया था, तो मेमोरी के रूप में किसका यूज किया था? चुंबकीय ड्रम का, मैग्नेटिक ड्रम का। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, आपके उदाहरण। इसके जो उदाहरण है यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिएक, एडवेक, यूनिवेक। एनिएक, एडवेक और
यूनिवेक, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। ये जो नाम है ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहीं से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे इनमें से क्वेश्चन, जो पीछे वाले पेपर्स हुए हैं उनमें आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, या फिर इनमें इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एनिएक का पूरा नाम, एडवेक का पूरा नाम, यूनिवेक का पूरा नाम। तो एनिएक देखो, एनिएक का क्या है? इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये है एनिएक का पूरा नाम। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है एनिएक। उसके बाद एडवेक। एडवेक का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद आता है यूनिवेक। यूनिवेक का क्या नाम है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको ये याद रखना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं। एनिएक है, एडवेक है, यूनिवेक है। प्रथम पीढ़ी में क्या इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। और मेमोरी के रूप में किसका यूज किया था? मैग्नेटिक ड्रम का। और एनिएक के पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं द्वितीय पीढ़ी। इनमें से बार बार बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं। जो पीढ़ियां है कंप्यूटर की, यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। अब देखो द्वितीय पीढ़ी में 1955 से 1964, ये जो सन दिए हुए हैं, इन सन का क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। आप अगर गूगल करोगे इसको तो कहीं ना कहीं एक दो साल का क्या रहता है, इसमें गैप आ जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो किसको सही मानेंगे, इसका कंफ्यूजन रहता है। तो आप जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, आप इनको याद रख के चलना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो लगभग क्या होते थे? कैंसिल होते थे, उसका बोनस मिलता था। अगर अब क्वेश्चन आता है तो आपके पास ऑथोराइज्ड बुक है, आप इसके बेस पर इसको सही कर सकते हो। तो इसका जो पहला द्वितीय पीढ़ी क्या थी? 1955 से 1964 के बीच में जो कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ था, उसको इन्होंने क्या दिया? द्वितीय पीढ़ी दे दिया। द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर। किसके स्थान पे? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे। आपको ये ट्रांजिस्टर को नाम याद रखना है। द्वितीय पीढ़ी में किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ठीक है। उसके बाद में उदाहरण इसके CDC 3600, IBM 1400, IBM 70। CDC 3600, IBM 1400 और IBM 70, ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी के। CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। CDC क्या है? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। उसके बाद IBM 1400, IBM का हमने देख लिया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? द्वितीय पीढ़ी के। या नाम आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का है, कौन सा द्वितीय पीढ़ी का है। तो आगे चलते हैं। द्वितीय पीढ़ी में किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का। पहली पीढ़ी में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का।
अब आती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी को इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है वो क्या दिया है, 1964 से 1975 के बीच में। 1964 से 1975 के बीच में जो कंप्यूटर बने थे उनको इन्होंने क्या दिया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा है, थर्ड जनरेशन रखा है इसको। अब इसके अंदर किसका यूज हुआ था, आईसी। आईसी जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। पहली पीढ़ी में किसका हुआ था, फर्स्ट में हुआ था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद तीसरी में किसका हुआ था, आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन से बनाया गया था और इसे सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखो। उदाहरण में क्या है इसके, IBM 360, IBM 370, PDP 11, ये जो इसके एग्जाम्पल है, IBM 360, IBM 370, PDP 11, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PDP क्या है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। तो ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से, IBM 360, IBM 370 और PDP 11। PDP का पूरा नाम है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ये है अपनी तीसरी पीढ़ी। आगे चलते हैं, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसीज, और चौथी पीढ़ी आती है 1975 से 1989, 1975 से 1989 के बीच का जो पीरियड है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। इसमें किसका यूज होता, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पूरा हम पैराग्राफ इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारी जरूरत का काम है हम उसी को निकाल रहे हैं, फालतू की हमें इसके साथ टाइम खराब नहीं करना है। हमें वही चीज चाहिए जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। थर्ड फोर्थ जनरेशन में किसका हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसीज और चौथी में VLSI। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पीढ़ी ने बड़ी क्षमताओं वाले छोटे आकार के कंप्यूटर उपलब्ध कराए। आजकल देखो, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड, आजकल जितने भी कंप्यूटर है वो सारे इसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, तो आगे चलते मल्टी प्रोसेसिंग है। उसके बाद पांचवी पीढ़ी, चार पीढ़ी होगी, उसके बाद आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1989 से करंट तक का। वर्तमान जो अभी पीढ़ी चल रही है वो कौन सी पीढ़ी चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन या कौन सी पीढ़ी संचालित, कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो कौन सी संचालित हो रही है, अभी पांचवी पीढ़ी चल रही है। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रही है। ये कंप्यूटर भी विकास की अवस्था में है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का प्रयोग भी किया जा रहा है। इस कंप्यूटर में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने का सामर्थ्य देता है। और इसके अंदर एक चीज और होती है, ULSI। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कौन सी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में। तो ये सारी पांच पीढ़ियां थी कंप्यूटर की। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में VLSI और पांचवी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI। आगे चलते हैं। अभी कंप्यूटर के प्रकार, पिछली वाली क्लासों में भी हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे थे, अब दोबारा देखते हैं इन्हीं को। कार्य के आधार पर, क्षमता व आकार के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक तो उनका कार्य क्या है उसके आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत कर दिया, और उसके आकार और उसकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसके आधार पर उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जो कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने होते हैं, देखो 3 होते हैं। कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एनालॉग,
एक होता है डिजिटल और एक होता है हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं कार्य के आधार पर। इस कंप्यूटर, अब देखो सबसे पहले एनालॉग देख लेते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक राशियों, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत के निरंतर माप में होता है। एनालॉग संकेत सतत होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है, जैसे स्पीडोमीटर, स्पीड नापने के लिए, घड़ियां आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। ये जो उदाहरण है ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। निम्न में से एनालॉग कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है? तो स्पीडोमीटर जो स्पीड नापने के काम आती है, घड़ियां, उसके अलावा जो टेम्परेचर वगैरह नापना हो, प्रेशर, वायु दाब वगैरह नापना हो, ह्यूमिडिटी नापनी हो, तो वो सारे कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर। इसके अंदर जो संकेत होते हैं वो सतत होते हैं, एक ही लाइन में चलते हैं। सतत मतलब इस तरह से ट्रेवल करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये सिर्फ 0 और 1 के रूप में दिए गए डेटा पर कार्य करते हैं। मतलब डिजिटल जो कंप्यूटर है उनको तो डेटा दिया जाता है, और एनालॉग जो कंप्यूटर है उनको डेटा देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसको रीड करते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर नापना है तो उसको डेटा देना नहीं पड़ता है, थर्मामीटर लगाओ और वो अपने आप टेम्परेचर दे देगा। तो वो होते हैं एनालॉग। और डिजिटल में क्या होता है? डेटा उसको इनपुट देना होता है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा पर निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं, इस तरह से चलते हैं। ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के संकेत। असतत होते हैं। और सतत किसके होते हैं? सतत किसके होते हैं? एनालॉग के। असतत किसके होते हैं? डिजिटल के। उसके बाद आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग और डिजिटल का जो मिश्रण बना दिया उसको क्या बोल दिया? हाइब्रिड कंप्यूटर। वो एनालॉग का कंप्यूटर का भी काम करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करते हैं, तो वो क्या हो गए? हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। एनालॉग संकेत के रूप में डेटा को लेकर डिजिटल संकेत में बदलकर गणना करता है। उपयोग देखो कहाँ होते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले यंत्र, जैसे थर्मामीटर हो गया, धड़कन नापना, रक्तचाप आदि को एनालॉग संकेत के रूप में ग्रहण करके परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करते हैं। आजकल देखो जो भी जैसे कुछ चेकअप करवाते हैं, अपना टेम्परेचर नापते हैं, तो वो डिजिटली शो होता है अपने को। तो डिजिटली शो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का उसके अंदर मिश्रण दिया गया है। आगे चलते हैं क्षमता व आकार के आधार पर। क्षमता व आकार के आधार पर ये हमने देख लिए थे। क्षमता व आकार के आधार पर चार तरह के कंप्यूटर होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चार तरह के आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले देखो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है, अतः इन्हें व्यक्तिगत या पर्सनल कंप्यूटर, ये भी हमने देखा था। पर्सनल कंप्यूटर किसे बोला जाता है? पीसी किसे बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर को पीसी बोला जाता है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं, जिसको हम सिंगल यूजर बोलते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की अपेक्षाकृत कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज, जो प्रोसेसर होते हैं उनकी जो गति नापने का मापक होता है उसको हर्ट्ज बोला जाता है। HZ हर्ट्ज। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। माइक्रो कंप्यूटर को प्राय विभिन्न भागों में विभाजित किया गया, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पॉमटॉप हो गया। ये सारे किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये आपने देखा ही है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो नॉर्मल हम देखते हैं, हर जगह यूज होता है, स्कूलों में और दुकानों में जो पड़े होते हैं, जो बिल वगैरह बनाने काम आते हैं, वो सारे क्या होते हैं? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद ये लैपटॉप, इसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसको पोर्टेबल होता है, उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जो ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहा है।
कहीं पर जाकर अपना कोई भी बिजनेस अगर कुछ देखना है, आंकड़े देखने हैं, कोई काम करना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह, डेस्कटॉप में क्या रहती है, डिपेंडेंसी रहती है कि जहाँ डेस्कटॉप पड़ा है यूजर को वहां जाकर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन लैपटॉप में क्या रहता है, यूजर उसको कैरी कर सकता है, यहाँ अपने घर पे भी काम कर सकता है, ऑफिस में भी काम कर सकता है। आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोरोना के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चला है, वो इसी कारण से सक्सेस हुआ है, क्योंकि उनके पास लैपटॉप है। लैपटॉप से वो सारा जितना भी वर्क है वो ऑफिस का लैपटॉप से कर रहे हैं। आगे टैबलेट, मोबाइल के जैसा होता है लेकिन मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, सारे फंक्शनैलिटी मोबाइल की होती है इसके अंदर। वही टैबलेट होता है, टैबलेट की स्क्रीन मोबाइल से थोड़ी बड़ी होती है, इसकी जो स्टोरेज होती है, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है। उसके बाद स्मार्टफोन या पाम टॉप, स्मार्टफोन या पाम टॉप आप सब देख रहे हैं, आपने हाथों में भी पाम टॉप है, स्मार्टफोन है, तो वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर, ये थे माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद देखो मिनी कंप्यूटर। एक बात और देख लिया हम यहाँ पर, भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर, एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, भारत में पहला कंप्यूटर। दो क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग है, यहां पर में लग गया और यहां पर का लग गया। अगर भारत का पूछता है तो भारत का कौन सा है? टिफ ट्रैक, टिफ ट्रैक कौन से सन में लगा था? 1960, 1960 में। टिफ ट्रैक क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टिफरेक भारत का पहला कंप्यूटर है, पूर्ण रूप से भारत के अंदर बना हुआ है, इसीलिए इसको भारत का पहला कंप्यूटर कहते हैं। अगर भारत में एक पहला कंप्यूटर है तो वो कौन सा है? HEC, HEC 2M, HEC 2M, इसको क्या बोलते हैं? होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये कब लगा था? 1956 में, 1956 के अंदर लगा था होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि टिफरेक, जो ये भारत में जो पहला कंप्यूटर लगा था वो लगा कहाँ था? ये क्वेश्चन आपसे कई बार आए हुए एग्जाम में। जो भारत में पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पर लगा था? तो वो लगा था इंडियन स्टेटिस्टिकल, इंडियन इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में लगा था। कौन सा? HEC, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कब लगा था? 1956 में। इन चीज़ों को आप ढंग से याद कर लेना, कहीं नोट करके लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर। अभी हमने देखा मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर, अब आ रहा है मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। तो इतनी सी बात है, इस जो आप इसका सीक्वेंस याद रखना।
जो आकार के आधार पे और प्रोसेसिंग के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, इसका हमें सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी फ्रेम, फिर आता है मेन फ्रेम, और उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। इतनी सी बातें याद रखनी है आपको। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बात याद रखना, जो रेल आरक्षण, बुकिंग, बीमा कंपनियां, बैंकों में, अनुसंधान संस्थानों में, वहां पर कौन सा कंप्यूटर काम होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। जो बैंकों में चल रहे हैं, जो रेलवे रिजर्वेशन चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल वर्क होते हैं, एक ही कंप्यूटर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा और सबसे स्पीड, सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे ज्यादा गणनाएं करने वाला कम समय में, तो वो कौन है? सुपर कंप्यूटर। नाम से पता लग रहा होगा, सुपर कंप्यूटर। अब देखो इसके अंदर याद रखने वाली चीज कौन सी है? सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स, फ्लॉप्स में मापी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड। उसके बाद परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रे, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद एनईसी, सीडीसी आदि क्या है? सुपर कंप्यूटर के ये उदाहरण है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। परम क्या है? एक सीरीज है, इसके अलग अलग सुपर कंप्यूटर आए थे। सबसे पहले कौन सा आया था? परम 8000। और क्रे किसका है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। और थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं हम। ये तो है परम भारत का, और ये क्रे क्या है? विश्व का। अब एक नाम याद रखना, सैमोर क्रे। ये कौन है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। दुनिया में जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है वो किन्हें बोला जाता है? सैमोर क्रे ने। इन्हीं के नाम से क्या रखा है? क्रे। इन्होंने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था। अगर भारत की बात करें तो भारत के कौन है? विजय पी भटकर। ये कौन है? भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक। ये नाम याद रखना, विजय पी भटकर और सैमोर क्रे। आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो और देख लेते हैं। गणना के लिए सर्वप्रथम उपयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अबेकस। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? अबेकस। ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, 2 दशमलव प्रणाली को के जोड़ घटाव कर सकता था। इसे पास्कलाइन नाम दिया। इसको क्या बोला जाता है? पास्कलाइन, पास्कलाइन। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स बबेज को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हार्वर्ड एकेन ने आईबीएम के सहयोग से मार्क 1 नाम का विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास क्रम में 5 पीढ़ियां हैं। 5 पीढ़ियां कौन कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ में क्या यूज हो रहा है? जो करंट में जो जनरेशन चल रही है उसमें यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद
कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर 4 होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे। दुनिया का जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुर क्रे, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पी भटकर। वर्ड प्रोसेसिंग, ये चैप्टर हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। हमारे सिलेबस में जो वर्ड प्रोसेसिंग का टॉपिक है वो है एमएस वर्ड, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है, जो लिब्रे ऑफिस का जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके बारे में डिस्कस किया गया, तो इसलिए हम इस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। प्रेजेंटेशन, हमारे जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है एमएस पावर पॉइंट, और यहाँ पर क्या पढ़ाया गया है, किताब में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जो हमारे टॉपिक में नहीं है। हमें क्या देखना है, एमएस पावर पॉइंट, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे अलग से, ये नहीं देखेंगे। उसके बाद है स्प्रेडशीट, यहाँ पर जो स्प्रेडशीट है वो लिब्रे ऑफिस कैल्सी है। हमें कौन सी देखनी है, एमएस लिब्रे ऑफिस कैल्सी, ये तो यहां पर पढ़ाया गया है। हमें कौन सा देखना है, स्प्रेडशीट कौन सी है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल वो हमारे सिलेबस में, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसे नहीं देखेंगे। हम आगे चलते हैं। ये होती है स्प्रेडशीट, ऐसी दिखाई देती है जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं, सेल्स होती हैं। ये हम पूरा डिस्कस करेंगे जब हम स्प्रेडशीट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है कंप्यूटर की भाषाएं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन उठता है, कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं इसमें से कई बार क्वेश्चन उठ जाता है। कंप्यूटर की भाषाओं को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है, मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, या जिसको बोला जाता है मशीनरी लैंग्वेज, बाइनरी या मशीनरी। ये कौन सी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, जिसको मशीन समझती है, 0 और 1 इस फॉर्म में होती है, 0 और 1, ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स, कंप्यूटर सिर्फ इतना ही समझता है। अब देखो, निम्न स्तरीय भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी अनुवादक को शामिल नहीं करती है, ट्रांसलेटर, अभी हम देखेंगे आगे ट्रांसलेटर क्या होता है, नहीं करती है, निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। ये दो तरह की होती है, मशीनी और असेंबली। असेंबली में क्या होता था, थोड़े थोड़े कुछ एक जैसे ऐड है तो उसको एडिशन करना है तो उसको ऐड लिख दिया, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब लिख दिया, तो इस तरह से नाम दिए गए थे। आगे चलते हैं, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा क्या होती है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी 1 या 0 संकेतों को समझ सकता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी या मशीनरी लैंग्वेज। बाइनरी में क्या होता है, 0 या 1। उसके बाद में मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए मुश्किल होती है। अब 0-1 में अगर हमें कुछ लिखना है तो 0-1 में अगर ए लिखेंगे तो ए लिखने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत से कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, लगभग 7 से 8 कैरेक्टर्स लिखेंगे तब हम एक ए लिख सकते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर लिखने के लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज में हमें कोई भी एक कैरेक्टर लिखना है, सिंबल बनाना है, तो उसके लिए हमें उसका कोड याद रहना चाहिए, वो किस फॉर्म में है, जैसे 00010101 इस तरह की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना बहुत टिपिकल है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो धीरे धीरे इसका क्या हुआ था, प्रोग्रेस हुआ, लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। आजकल जो लैंग्वेज चल रही है हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है, जैसे जावा हो गया, पाइथन का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आजकल, पाइथन हो गई। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है, जो यूजर को आसानी से समझ आती है, यूजर आसानी से उसके अंदर कोडिंग कर सकता है, आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये तो थी मशीनरी भाषा। उसके बाद आती है असेंबली। मशीनरी के बाद बनाई उन्होंने असेंबली। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते थे, जैसे नम हो गया, ऐड हो गया, सब हो गया आदि। इसे निमोनिक कोड,
निमोनिक कोड कहा जाता है, ये नाम याद रखना। निमोनिक कोड कौन सी भाषा में होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय लैंग्वेज में अनुवाद करना होता है। अनुवादक हमें हर जगह चाहिए, जैसे अगर आप हिंदी नहीं समझते हो, आपको इंग्लिश आती है, तो आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, फिर आपको वो बताए। अगर आप हिंदी इंग्लिश नहीं समझ रहे हो, हिंदी समझते हो, तो आप इंग्लिश में कुछ सुन रहे हो, तो आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो इंग्लिश बता रहा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करे और हिंदी आपको बताए। तो वो होते हैं ट्रांसलेटर, एक तरह से मीडिएटर होते हैं, बीच में काम करने वाले। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल लैंग्वेज चल रही है जो डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है। उच्च स्तरीय भाषाएं, प्रोग्रामिंग भाषा जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना आसान होता है। इंग्लिश जैसे हम पढ़ते हैं वैसी होती है। इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को, ट्रांसलेटर क्या होते हैं? उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी कोड में अनुवाद करता है, वो होता है ट्रांसलेटर। उदाहरण: फोर्ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, बेसिक, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। ये सारी क्या है? लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इनके नाम याद रखना है, इनके नाम आ जाते हैं क्वेश्चन में एज इट इज। निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, या निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का उदाहरण है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्ट्रेन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांजेक्शन। फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांजिशन। उसके बाद में कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद पास्कल है, पाइथन है, सी प्लस प्लस, जावा। ये सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखो भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक तीन तरह के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। याद रखना इन तीनों को। ट्रांसलेटर तीन होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों में हम ही अब ये देखते हैं इसके अंदर तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर देखो पहले। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बात याद रखना। कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ट्रांसलेटर खुद एक क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो कंपाइलर खुद अपने आप की क्या हो गया? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है? जो मशीनी लैंग्वेज है, जैसे कोड लिखा है, 1000 लाइन का कोड लिखा है, तो 1000 लाइनों के कोड को पहले वो क्या करेगा? सारी लाइनों को ट्रांसलेट करेगा, पूरी लाइनों को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद रिजल्ट दिखाएगा। वो तो होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एक लाइन को ट्रांसलेट कर लिया, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट कर लिया, वो तो होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। तीनों में डिफरेंस समझ लेना। कंपाइलर तो क्या करता है? पूरे जो कोड है, पूरे पेज का कोड एक साथ ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। और जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड द्वारा करवाया जाता है ना, कंप्यूटर की भाषाएं कहा जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। कंप्यूटर की भाषाएं दो प्रकार की होती है: लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है? एक तो आती है बाइनरी, जिसको मशीनरी भी बोला जाता है, और असेंबली। ये दो लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सारी किस में आती है? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, बहुत सारी लैंग्वेज है। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं उन्हें मशीनी भाषा
कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। असेंबली भाषा में निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। निमोनिक कोड कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड। भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। ट्रांसलेटर 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है? थोड़े क्वेश्चन भी इसके देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है इसके। ये जो बुक की पीडीएफ है ये सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इनको पढ़ भी सकते हो। अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं बना रहे हो, बाद में बनाना चाहते हो, तो बाद में भी ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। अब देखो, निम्न में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण कौन से नहीं है? असेंबली भाषा, ये होती है लो लेवल लैंग्वेज। पाइथन हुई, जावा हुई, फोर्ट्रेन हुई, वो कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। उस स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर करता है, ए और बै दोनों। ये दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। आगे चलते हैं। पाइथन, ये देखो एक लैंग्वेज आ गई पाइथन। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट और वेब डिजाइन, ये हमारे सिलेबस में है, इसको पढ़ेंगे हम। इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग। इंटरनेट क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके जनक कौन है, कहाँ सबसे पहले इंटरनेट बना, कहाँ पहला नेटवर्क बना, उसको क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। अब देखो, इंटरनेट विश्व स्तर पर अनेक उपकरणों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है। कंप्यूटर क्या है? खुद एक नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट। इंटरनेट अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का अर्थ है के मध्य एवं नेट का अर्थ है संबंध, के मध्य संबंध, इंटरनेट। हिंदी में इंटरनेट का अर्थ होता है अंतरजाल, ये हमें नहीं देखना है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे बोला जाता है? इंटरनेट को। ये क्वेश्चन याद रखना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या किसे बोला जाता है? इंटरनेट को। बहुत बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, W3C। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। W3C का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम कहलाता है। इंटरनेट के मध्य डेटा का आदान प्रदान या सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट के मध्य डेटा का आदान प्रदान या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ नियम है, उन नियम को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? जैसे हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, एक जगह से डिलीवरी लेते हैं, दूसरी जगह पे वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उसी तरह क्या करता है? प्रोटोकॉल करता है। एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में जो डेटा का जितना भी कम्युनिकेशन होता है, जितना भी ट्रांसफर होता है, वो किससे होता है? प्रोटोकॉल की सहायता से होता है। और प्रोटोकॉल खुद के नियमों का एक संग्रहण है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको बोला जाता है? प्रोटोकॉल को। इसको बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नियमों का समूह, प्रोटोकॉल। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? नेटवर्क और नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? इंटरनेट। हम जैसे मोबाइल में इंटरनेट स्टार्ट करते हैं तो उससे हम क्या हो जाते हैं? दुनिया में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनके नेटवर्क से हम कनेक्ट हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है? जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए तो उन सब में हम अपने कोई भी सर्चिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इतिहास देखते हैं इंटरनेट का। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट का इतिहास।
नेटवर्क का प्रारंभ, इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ, जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने मूलतः वैज्ञानिकों, प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड, अपने साथ किसको शामिल किया? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को क्या बोला जाता है? आरपानेट। क्या बोला जाता है? आरपानेट। विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 में ब्रिटिश डाकघर में पहला अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क, 1979 में अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का आरंभ किया। 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ ने एनएसएफ नेट नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। बाद में इसे भी आरपानेट से जोड़ दिया गया। एनएफएस आज भी इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य करता है, बैकबोन की तरह काम करता है एनएफएस, नेशनल साइंस फाउंडेशन। उसके बाद 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने क्या किया? इंटरनेट को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ, अगर आपको इंटरनेट पूछा जाए, फादर ऑफ इंटरनेट, तो आपको मिलेगा विंट सर्फ। अगर फादर ऑफ डब्ल्यू बोला जाए, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो कौन है? टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब या फादर ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स ली ने। अब जितना भी जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट को अगर हमें एक्सेस करना है तो वर्ल्ड वाइड वेब के बिना हम इंटरनेट को नहीं चला सकते। तो इसीलिए फादर ऑफ डब्ल्यू कौन है? टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ। इन्होंने 6 अगस्त 1991 को प्रथम वेबसाइट का दुनिया भर के लोगों को परिचय करवाया। वेबसाइट, आपको पता है वेबसाइट क्या होती है? सेट ऑफ वेब पेजेस। सेट ऑफ वेब पेजेस को क्या बोला जाता है? वेबसाइट, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद देखो TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP, इस नाम को याद रखना, इससे रिलेटेड कई बार आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है, इसकी सहायता से ही हम पूरा इंटरनेट, पूरा नेटवर्क चलता है। TCP/IP का प्रयोग होने से नेटवर्क को संचार का प्रमाणीकृत माध्यम मिला, इसी से ही पूर्ण रूप से इंटरनेट माना गया। इसके बाद अनेक कई तकनीक विकसित हुई, अनेक नए नेटवर्क अस्तित्व में आए और इसका निरंतर विकास अब भी जारी है। अब एक बात देखो, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में शुरुआत कब हुई इंटरनेट की? 15 अगस्त 1900, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में भारत में पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई। और इंटरनेट प्रदाता कंपनी का नाम क्या था? विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। पहली जो भारत में इंटरनेट सेवाएं लेकर कौन आया था? VSNL। कब लेकर आए थे? 15 अगस्त 1995 में हमारे भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सहायता लेनी पड़ती है। तो सर्विस प्रोवाइडर तो चाहिए, इंटरनेट हमें यूज करना है तो उसके लिए जो प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट, उसकी हमें जरूरत पड़ती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी है जो आपको इंटरनेट और अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचाने की सुविधा देती है। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखो, वर्तमान में लगभग सभी सेवा प्रदाता तीव्र गति वाले 4G, 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन, जो इंटरनेट की जो जनरेशन है वो अलग अलग देखी गई। देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अभी जो चल रहा है 5G चल रहा है, जिसको हम 5G बोल रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन इंटरनेट सेवाएं भी देना प्रारंभ कर दिया। आजकल क्या चल रही है, 5G। उससे क्या हो गया, इंटरनेट यूज करना आसान हो गया, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन क्या है, जब किसी वेबसाइट तक पहुंचने या ईमेल भेजते हैं तो आपका डिवाइस जानकारी को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है। इन पैकेटों में डेटा, स्रोत, गंतव्य का पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है। जैसे ही हम इंटरनेट पर कोई चीज़ शेयर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई वीडियो शेयर कर दिया, कोई इमेज शेयर कर दिया, तो इंटरनेट पर क्या होता है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड किया जाता है। उन पैकेटों के अंदर क्या होता है, उसका जो डेस्टिनेशन होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका पूरा सोर्स होता है, वो डेटा होता है। तो वो क्या होता है, फिर सेंड रिसीवर के पास पहुंचता है। अब देखो, वेबसाइट क्या होती है, सेट ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस, सेट ऑफ वेब पेजेस। इंटरनेट पे जो आप वेबसाइट खोलते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पूरी जानकारी जिसमें होती है, तो उसको वेबसाइट बोला जाता है। वेबसाइट को एक्चुअली में क्या हो, सेट ऑफ वेब पेजेस, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं जिसको क्या बोल दिया जाता है, वेबसाइट। ये देखो यहाँ पर बताया गया, ये सेंडर है, मैसेज भेजने वाला है, मैसेज जाता है प्रोटोकॉल की सहायता से जाता है। यहाँ भी प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसमिशन मीडिया है, और यहाँ पर क्या है, रिसीवर है। आगे देखो, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीसीपी आईपी। इंटरनेट संचार के लिए मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना हम इंटरनेट का यूज कर ही नहीं सकते। ये प्रोटोकॉल कंपलसरी होता है इंटरनेट यूज करने के लिए। टीसीपी यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना किसी त्रुटि अपने गंतव्य तक पहुंचे, जबकि आईपी इंटरनेट पर डेटा के पते और गमन को संभालता है। अगर एड्रेस और डेस्टिनेशन की बात करें तो वो कौन देखता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और विदाउट एरर उसको पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये तो क्या देखता है, विदाउट एरर वो मैसेज चला जाए, और उस कहां पर जाना है, उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका एड्रेस है, वो कौन देखता है, आईपी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छे से याद कर लेना इस नाम को। डेटा का गमन, राउटिंग, रूट तय करना, जो डेटा जा रहा है उसका रूट क्या रहेगा। राउटर प्रमुख घटक है जो विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को निर्देशित करता है और गंतव्य आईपी पते का विश्लेषण करता है। राउटर के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से डेटा यात्रा के लिए पथ निर्धारित करता है। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, देखो, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, उपयोगकर्ता के अनुकूल डोमेन नेम। जैसे ये जो आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, www.shaladarpan.nic.in। ये क्या है, एक डोमेन नेम है। जो सरकारी स्कूलों में एक पोर्टल है, जो पूरा सरकारी स्कूल का जो जितना मैनेजमेंट है, बच्चों से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, वो सारा किस में होता है, शाला दर्पण में होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया गया आपको, www.shaladarpan.nic.in। तो ये क्या है, डोमेन नेम, इसको डोमेन नेम बोलते हैं।
डोमेन नेम सिस्टम क्या है? जो डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है। डोमेन नेम एक्चुअली में होता क्या है? जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है या हमारे ऑफिस का एड्रेस होता है, उसी तरह से क्या होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो उस वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोल दिया जाता है? डोमेन नेम बोला जाता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, किसके इस फॉर्म में होता है, इस तरह की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म में जो होता है, इसको हम नहीं समझ सकते, तो इसको कन्वर्ट करने का नाम क्या कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसको कन्वर्ट करने का नाम काम कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? इस एड्रेस से क्या बना देता है? ये एड्रेस बनाता है जो यूजर को आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं, जैसे बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, जितनी भी सेवा सर्विस देने वाले। उसके बाद सर्वर, सर्वर क्या होता है? जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे को सर्व कौन करता है? वेटर सर्व करते हैं। वैसे ही क्या होता है? सर्वर होता है। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें जानकारी कौन देगा? सर्वर देगा। रिसीवर, सर्वर क्या होता है? जानकारी देने वाला, ठीक है, जानकारी देने वाला। रिक्वेस्ट कौन करता है? यूजर। सर्वर एक प्रोग्राम या हार्डवेयर है जो क्लाइंट के अनुरोध पर डेटा, सेवाएं, संसाधन या अन्य कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रदान करता है। उसको जो भी जानकारी चाहिए वो क्या करता है? उसको देने का काम करता है। समझ गए? आगे चलते हैं। ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट सर्चिंग के लिए ब्राउजर का यूज होता है। ब्राउजर अलग अलग होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, गूगल एज, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया, ये सारे क्या हैं? ब्राउजर हैं। जैसे ये देखो, सवारी, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर। सफारी किसका है? एप्पल का। एप्पल कंपनी का कौन है? सफारी। गूगल का गूगल है। फायरफॉक्स किसका है? फायरफॉक्स मोजिला का है। उसके बाद में सुरक्षा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक तो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो होता है HTTP। अगर HTTP के साथ S लगा है तो इसका मतलब जो भी हम साइट को एक्सेस कर रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल सिक्योर है। तो इसीलिए एस लगा होता है। जैसे प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद में वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग ये अपने कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट, डोमेन, ये देख लेते हैं। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट अनेक वेब पेज का समूह है। अनेक वेब पेज का एक समूह, वेब पेजों के समूह को क्या बोला जाता है? वेबसाइट बोला जाता है। वेबसाइट विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को होस्ट करती है, जैसे कि टेक्स्ट, चित्र, वीडियो आदि महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो डोमेन। वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारा मोबाइल होता है, यूनिक होता है, उसके जैसे किसी और का नहीं हो सकता, उसी को यूनिक बोलते हैं। ऐसे क्या होता है? डोमेन नेम होता है। वो एक, जो डोमेन नेम किसी को मिल गया, वो डोमेन नेम किसी और को दोबारा एक्सेस, वो दोबारा किसी और को नहीं दिया जाता। तो वही होता है डोमेन नेम। यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसके डोमेन नेम कहा जाता है। किसी एक डोमेन नेम के हमेशा दो या दो से अधिक भाग होते हैं जो कि बिंदु, डॉट्स के द्वारा पृथक किए जाते हैं। उदाहरण के लिए www.shaladarpan.nic.in, इसमें विभिन्न एक्सटेंशन जैसे .nic, .in, .com, .net, .org आदि होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? इसके एक्सटेंशंस होते हैं। .com कॉमर्स हो गए, नेटवर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारे वेब पृष्ठ, जिसको वेब पेज बोला जाता है। होस्टिंग सर्विस, जहाँ से वो वेबसाइट होस्ट की जाती है, जो उसका मेंटेनेंस देखती है। नेविगेशन मेन्यू, इंटरफेस लिंक, बैकएंड, फाइबर, ये चलते हैं। अब आगे चलते हैं। वेब एड्रेस।
वेब एड्रेस देखो, ये मेन चीज है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस का प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट या वेब पृष्ठ पर पहुंचने के लिए किया जाता है। इसे यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। वेब एड्रेस एक विशिष्ट पथ और डोमेन के नाम से बनकर बना होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4, एक होता है IPv6। तो ये दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जैसे ये हो गया इस तरह का, और ऐसे इसको अपग्रेड वर्जन दे दिया IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके अंदर तो 8 बिट की यूज होती है, इसके अंदर किसके होती है? हेक्साडेसिमल 16 बिट का यूज होता है। ये अगर आगे आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर खूब सारी चीजें होती है, क्लासेज होती हैं इसके अंदर अलग अलग एड्रेस होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। यूआरएल का उदाहरण दे दिया जैसे आपको, https राज edu बोर्ड rajasthan.gov.in, ये क्या है? एक यूआरएल है। इसकी बात करें तो ये तो क्या है? डोमेन नेम। ये है डोमेन नेम। अगर इस पूरे को देखें तो वो क्या है? यूआरएल। ये तो है डोमेन नेम, इसको तो बोलते हैं डोमेन नेम। ये तो है डोमेन का नाम। और ये क्या है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे लग गया HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये है यूआरएल। अब देखो, ये तो है प्रोटोकॉल, ये हो गया डोमेन नेम, और उसके बाद ये क्या हो गया? पाथ हो गया। मतलब कोई हमारे वेबसाइट के अंदर कोई बुक्स डाउनलोड करनी है, जैसे राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है, इसकी वेबसाइट से जाके हमें कोई किताब डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए एक बुक्स नाम का एक पाथ दिया होता है, जहां पर वो सारी किताबें आपको मिल जाती हैं। तो वो क्या हो गया? पाथ हो गया। आगे चलते हैं, वेब पेज। एक वेबसाइट और बहुत सारे वेब पेज होते हैं, अर्थात एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज का समूह होता है। ये याद रखना, एक वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का समूह होते हैं। एक वेब पेजेस कई सारी सूचनाओं को संग्रहित रखता है। उदाहरण के लिए आप वेब पेज पर चित्र, शब्द, टेबल आदि वीडियो को देख सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए हम निम्न टूल की आवश्यकता होती है। वैसे इसको देखने जरूरत नहीं है, जैसे नाम याद रख लेना आप, बस इनकी जो फुल फॉर्म है वो याद रख लेना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, XML, एक्सट्रीमली मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में नोटपैड, ये क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। जीनोम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, ये क्या है? सारे वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। वेब पेज को देखने के लिए वेब ब्राउजर, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, मोजिला का फायरफॉक्स हो गया, डक डक गो, ये सारे क्या हैं? इसके वेब ब्राउजर के उदाहरण है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, HTML, ये एक लैंग्वेज होती है जो इंटरनेट पर चलती है। वेबसाइट सारी किस में बनती है? HTML से ही स्टार्ट होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना बस आप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। आगे देखो, ये सारा इसी से रिलेटेड है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लास्ट क्लास में हमने AI को देख लिया अच्छे से, कहाँ कहाँ पर काम होती है, कैसे कैसे काम करता है, ये सारी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कक्षा 6। राजस्थान सरकार जो किताबें हमारे अपने स्कूलों में चला रही है उनके बारे में डिस्कशन था। कक्षा 6 को आज हमने पढ़ लिया है। इससे पहले हमने 1 से 5 तक क्लासेस पढ़ ली हैं। तो वीडियो का आप जरूर देखना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको बार बार देखना, और साथ में आप नोट्स जरूर बना लेना, ताकि जो भी आपको पॉइंट साथ साथ अंडरलाइन किए जा रहे हैं तो वो पॉइंटों को आप लिख के रख लेना, लास्ट टाइम पे आपको वही काम आएंगे। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और अपने दोस्तों को भी बताना। थैंक यू।